तो लास्ट क्लास में हमने जो है ना एडवांटेजेस देखे थे माइस्क्वेल के, और हमने ये 4 एडवांटेजेस देखने के बाद अब हम आगे मजीद चलते हैं और समझते हैं कि जब हम माइस्क्वेल करेंगे, और माइस्क्वेल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसके लिए मैं आपको बताया था कि हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल क्या करेंगे और उससे हमें जो है ना हम क्या एक्सेस कर रहे होंगे वो हम देखेंगे जल्दी से ना, टाइम को जाया किए बगैर। तो वर्किंग ऑन क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज्ड विद मल्टीपल लैंग्वेजेस, अभी हम यहाँ पे पीएचपी के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं इसको। अच्छा, और ओपन सोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ओपन सोर्स एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, अगर आप इसको देखो तो इसमें गिट भी आ रहा है, इसमें हमारे पास वर्डप्रेस भी आ रहा है, लिनक्स भी, पाइथन भी, माइस्क्वेल भी, और पीएचपी भी, मोंगोडीबी भी। ठीक है, ये तमाम जो है ये हमारे पास क्या है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। सिंपल है। माइस्क्वेल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक और एक से ज्यादा टेबल्स होंगे, और आपका जो डेटा है वो एक टेबुलर फॉर्मेट में क्या हो रहा होगा, सेव हो रहा होगा। आगे भी हमें बताया गया है पॉपुलर वेबसाइट यूजिंग माइस्क्वेल, ये आप लोगों ने देख लिया था कि ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल है। आगे ट्विटर क्या चीज है, ट्विटर का लोगो चेंज हो गया, वो एक्स हो गया है, और एक्स ट्विटर। गाइस अब हम करते क्या है कि एसक्यूएल के अंदर हम एसक्यूएल की कमांड जो चलाते हैं, अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जो इंटरेक्शन हम क्रिएट करना चाहते हैं, वो हम चाहेंगे कि हम यहाँ पे 4 कमांड, हाँ भाई बताना कौन सी 4 कमांड है, अपनी स्क्रीन पे देख के बताओ। तो मुझे बता क्यों नहीं रहे आप, और तुम पता नहीं क्या खेल रहे हो कुछ ना कुछ, ये गलत है, बहुत गलत है। तो हम ये 4 कमांड चला रहे होते हैं, और इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपने डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें कमांड जो लिखनी होती है वो हम यहाँ पे एसक्यूएल में लिखेंगे, ताकि हम अपने मैनेजमेंट सिस्टम से क्या कर सकें, इंटरेक्शन क्रिएट कर सकें। तुमने खुद इंटरनेट की टाल निकाली हुई थी, है ना भाई, ऐसा ही था ना। तो ठीक है, तो डेटाबेस में कोई डेटा ऐड करना हो, ठीक है भाई, डेटा को अपडेट करना हो, डेटा को रीड करना हो, डेटा को डिलीट करना हो, तो इनके लिए हम क्या चला रहे होंगे, एसक्यूएल की कमांड चला रहे होंगे। यानी कि हम जो लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे वो इस फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, और इंटरेक्शन किससे कर रहे होंगे, मैनेजमेंट सिस्टम से कर रहे होंगे। तो ये वाला सिनेरियो है। अब हम आगे चलते हैं, और हमें यहाँ पे अपना प्यारा सा जैम इंस्टॉल करना होगा। ठीक है भाई, जैम हमारे पास हमें क्या चीजें प्रोवाइड करेगा, हमें एक सर्वर प्रोवाइड करेगा, हमें एक सर्वर की जरूरत है। ठीक है भाई, पीएचपी हमें सर्वर साइड लैंग्वेज हमें यूज करनी है। तो अब हमें यहाँ पे जब हम माइस्क्वेल इस्तेमाल कर रहे होंगे, पीएचपी इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हमें अपना एक सर्वर बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, या तो हम सर्वर खरीद लें, या हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो हमें सर्वर प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर हम अपने लोकल पीसी पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सर्वर कैसे इस्तेमाल होता है, सर्वर पर कैसे रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर कैसे मुझे रिटर्न करता है, वो हमें देखना है, तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट, एक ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक जैम बनाया गया है, जो आपको बताता है कि जैम का क्या सिनेरियो है। मैं आपको पहले इससे इससे हटकर एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें हमें जैम का पूरा इंस्टॉल करने का तरीका और प्रोसीजर लिखा हुआ है, और ताकि हम देखें कि यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट पीएचपी माई एडमिन ओपन कर लिया है, ये हमारा एडमिन पैनल है, और इसी पे हम अपने तमाम एसक्यूएल की कमांड चला रहे होंगे और सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। लेकिन हम इसके पहले चलते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि हम ये जैम को कैसे इंस्टॉल करेंगे और जैम का क्या मकसद है, और हमारे पास और किस्म और कौन कौन से हमारे पास क्या होते हैं सर्वर मौजूद हैं। सिंपल है, ये स्लाइड ओपन की है, और इसमें हम ये देखेंगे कि हमने अभी जैम सर्वर पे रोका था और हम एक सर्वर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका एक तरकीब और सिनेरियो क्या है। हम यहाँ पे जैम सर्वर की बात कर रहे हैं, हमारे पास इसी तरह का एक और सर्वर भी जिसका नाम क्या है, पढ़ो स्क्रीन पे, हाँ वेम सर्वर। तो स्क्रीन पे भी मुझे दोनों को देखना है आपने, इंस्टॉलिंग जैम एंड वेम सर्वर, आप इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमें जब पीएचपी का कोड रन करना होता है गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमें माइस्क्वेल चलाना होगा या पीएचपी रन करनी होगी, अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चलाना होगा, तो हमें यहाँ पे एक अपाची सर्वर की क्या होगी, नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है नवेद, अपनी स्क्रीन पे देखें, पीएचपी, माइस्क्वेल और अपाची सर्वर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो याद रखना, जब भी आपको पीएचपी का कोड चलाना होगा, क्योंकि हम जब एचटीएमएल का कोड चला रहे थे तो हम उसको अपने वेब ब्राउजर पे देख रहे थे, लेकिन अब हम अपना सर्वर साइड लैंग्वेज पे जा रहे हैं और अपना बैकएंड का कोड चलाएंगे, तो वो काम कैसे हमें नजर आएगा।
ठीक है भाई। तो उसके लिए हम बकायदा पूरा एक सर्वर का सेटअप क्रिएट करेंगे और अपना जो कोड है वो सर्वर पे जाके चेक करेंगे। और अब हम देखते हैं, तो PHP, MySQL और अपाची सर्वर, तो हम यहाँ पे जो है ना, ये हमें दो लोकल सर्वर हमें इन्होंने बताए कि भाई एज अ एग्जाम्पल के तौर पे, एज अ जो है ना आप प्रैक्टिस के तौर पे स्टूडेंट्स ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैम सर्वर और वैम सर्वर। तो यहाँ पे हमें जैम सर्वर की वेबसाइट पे जाना होता है और हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपाची सर्वर इस्तेमाल करने का, मारिया डीबी, PHP और पर्ल, पर्ल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है भाई, ये तमाम चीजें एक ही सर्वर में मौजूद होती हैं। या तो हम एक काम करते, हम ये तीनों चीजें अलग अलग इंस्टॉल करते, MySQL अलग करते, PHP अलग करते और सर्वर अलग करते, और तीनों को अलग अलग करने के बाद फिर हम जो है ना अपना काम, अपना जो आउटपुट चेक करना चाहते हैं वो हम चेक कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? आगे के बैठो, आगे, या उनके साथ नहीं बैठना, आगे बैठना कहीं और। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि भाई अब हमें यहाँ पे जैम और वैम सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आके इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड करने के बाद हमें यहाँ पे उसकी जो कुछ ऑपरेशन है नेक्स्ट 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 करके हम यहाँ पे चेक करते रहेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे आके आप किस झंडे को सिलेक्ट करोगे गाइस? USA के, क्योंकि हम कौन है? हम अमेरिका के गुलाम है। सिंपल है, नहीं है ना? नहीं है उमेर के गुलाम, ठीक है, अमेरिका के। तो गाइस जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल मिलता है, और आप जब एक मुकम्मल जैम को इंस्टॉल कर लोगे, प्रोसेस बहुत आसान है। और करने के बाद जैसे आपने गिट को इंस्टॉल किया था, इसी तरह आप जैम सर्वर को इंस्टॉल कर लोगे। और जब आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे एक क्या मिलेगा? कंट्रोल पैनल मिलेगा। और उस कंट्रोल पैनल में हमारे पास दो चीजें होंगी जिसको हमें क्या करना होगा? स्टार्ट करना होगा। एक, हम जब भी हम MySQL कनेक्ट करना चाहते हैं या PHP का कोड चलाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पहले तो अपाची सर्वर, अपना सर्वर, और अपना MySQL अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो MySQL को भी क्या करेंगे? स्टार्ट कर लेंगे। जब हम ये स्टार्ट कर लेंगे तो हम अपने सर्वर से क्या हो जाएंगे? कनेक्टेड हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? और यहाँ पे ये मामला है, जब इसको ऑन कर लेंगे तो हमारे पास ये ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन होने के बाद हमारे पास, अब यहाँ पे जब हम काम करते हैं गाइस, तो हमारे लोकल डिस्क सी में जब हम जैम इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो एक जैम के नाम से क्या बनाता है? फोल्डर बनाता है। और उस फोल्डर में जाके हम अपनी अब PHP की फाइल हम कभी भी डेस्कटॉप पे, डाउनलोड पे, जैसे हम रैंडम बना लेते थे ना अपनी फाइल्स, हम PHP की फाइल कहीं पे भी नहीं बना सकते। मतलब आप कहीं भी अपने फाइल मैनेजर में नहीं बनाओगे, ठीक है, एक तरकीब के अकॉर्डिंगली बनाओगे, और वो होता है हमारा जैम का सर्वर। हम जैम के सर्वर में जाके htdocs में जाके, और htdocs में जाने के बाद यहाँ पे अपनी PHP की फाइल्स को क्रिएट करते हैं, फिर हमारा हमें आउटपुट नजर आता है। ये मैंने तो आगे PHP के बारे में बताया हुआ, लेकिन अभी हम ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे और देखेंगे कि देखो यहाँ मैंने बकायदा फोल्डर क्रिएट किया है। PHP स्टार्ट नहीं हुई, PHP सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे खुलती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, अगर हम लोकल डिस्क सी पे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक फोल्डर मिलता है, किसके नाम से? जैम के नाम से। जब हम जैम पे आएंगे तो जैम पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक PHP का फोल्डर मौजूद है, एक पर्ल का मौजूद है, और एक MySQL का भी मौजूद है। यानी कि यहाँ पे हमें MySQL ये सपोर्ट करेगा। अब इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा मौजूद होगा, और हमारे अगर हम DB माई डेटाबेस में जाएं तो जिन जिन लोगों ने जो जो डेटाबेस बनाए हुए होंगे वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। बात समझ आ रही है? या इस फोल्डर में या कोई और फोल्डर होता है जहां पे आपके पास तमाम आपके जो डेटाबेस होते हैं वो आपको नजर आ जाते हैं। बात समझ आ रही है? और कुछ डेटाबेस देखो यहाँ पे मौजूद है, तो डेटा के अंदर हमारे तमाम डेटाबेस जो किसी ने बनाए हुए होंगे वो मौजूद होंगे। तो जैम के फोल्डर के अंदर हमारे पास PHP भी है, पर्ल भी है, और MySQL भी है। बात समझ आ रही है? हमें यहाँ पर चलना पड़ता है htdocs पे। किस पे? और htdocs में जाके हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे किसी ने अपना डैशबोर्ड, लोअर वेबसाइट, अगर मैं लोअर पे चलूं तो यहाँ पे आपको तमाम फाइल जो नजर आ रही होंगी वो कौन सी फाइल है? यहाँ पे आपको तमाम PHP की फाइल नजर आ रही होंगी और उसका लोगो नजर आ रहा होगा। ये हाथी जो है ये PHP का क्या है? हाथी लोगो है। अब आपको क्या करना है गाइस, प्लीज बातें नहीं करें। अब मैं आऊंगा जैम सर्वर पे, और जैम सर्वर पे आने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद देखूंगा कि भाई मुझे यहाँ पे कंट्रोल पैनल कहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आपको जैम control.exe के नाम से फाइल मौजूद है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पे आके जैम लिखते हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली टॉप पे क्या नजर आ जाता है? कंट्रोल पैनल। या तो आप वहां से ओपन कर लो, या तो
यहाँ से ओपन कर लो। तो जैसे ही मैं आऊंगा कंट्रोल पैनल पे तो मैं इसको ओपन कर लूंगा, और ओपन करने के बाद ये 2 मिनट में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हमें बताएगा कि भी अपाची और माइस्क्वेल में दोनों को क्या कर लूंगा, पहले अपाची सर्वर को इंस्टॉल करूंगा और फिर मैं अपने किसको स्टार्ट करूंगा, अपने माइस्क्वेल को स्टार्ट करूंगा। और यहाँ पे मुझे बताया जाता है कि भाई देखो आप अपने माइस्क्वेल को एडमिन पैनल देख सकते हो, नजर आ रहा है एडमिन। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि आप अपना एडमिन पैनल देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एडमिन पे क्लिक कर दूं तो मेरे पास मेरा जो है पीएचपी एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। ये सर्वर है, ये सर्वर मेरा चलेगा, और जब ये सर्वर चलेगा तो यहाँ पे मैं अपना काम करूंगा। सिंपल। अब ये सर्वर क्यों नहीं चल रहा, मैं आपको बताता हूँ कि सर्वर क्यों नहीं चल रहा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक पोर्ट गिवन होती है और हमारा जो सर्वर है वो उस पोर्ट पे चलता है। पोर्ट क्या है, 884442। ठीक है, तो ये पोर्ट है, हमारा सर्वर जो है वो इस पोर्ट पर चलेगा। क्योंकि मैंने तो किसका, माई एसक्यूएल का एडमिन पैनल खोला है ना। तो अब सर्वर के साथ कैसे कनेक्शन होगा, सर्वर हमें क्या देता है, तो ये 88 जो होता है ना गाइस, ये हमारा पोर्ट की निशानदेही होती है। हम लोकल होस्ट पे देख करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो है ना यूआरएल के अंदर, अपने लोकल होस्ट के अंदर अपने पोर्ट देना पड़ेगा कि भाई लोकल होस्ट पे स्लैश डाल के 88। याद है जब हम अपना गो लाइव पे जाते हैं, तो गो लाइव पे जब हम जाते हैं तो गो लाइव का मतलब होता है कि वो हमें एक पोर्ट खोल के देता है 5522, पता नहीं ऐसी कुछ है। तो अगर वो पोर्ट हटा दोगे तो वो कोड नहीं चलेगा। अगर मैंने ये पोर्ट लगा दी तो अब मैं चलाऊंगा तो यहाँ पे अल्लाह की रजा से जो है ना हमारे पास हमारा क्या चल जाएगा, एडमिन पैनल खुल जाएगा। और ये पीएचपी माई एडमिन के नाम से जो है ना जाना जाता है। किसको समझ में आ गई, अकल के अंदर बात आ गई? ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आई कि अब हमने यहाँ पे अपना सर्वर ओपन कर लिया है। लेकिन अगर मैं आपको दफा बता दूं कि अगर हम यहाँ पे ZAM जैम इंस्टॉल की बात करें और जैम पे चलें, तो यहाँ पे हमारे पास अपाची फ्रेंड्स की जो है ना ये वेबसाइट खुल जाएगी। और जो है ना हम डायरेक्ट इंस्टॉल एंड डाउनलोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे विंडोज के लिए भी है, अभी जो वर्जन चल रहा है जैम का और पीएचपी का जो है ना ये इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है भाई, तो लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे क्या है गाइस, ये एक पॉपुलर जैम जो है वो एक पॉपुलर पीएचपी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यानी कि ये आपको पीएचपी को लिखने के लिए एक क्या प्रोवाइड करता है, एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। यानी कि आपको पता है कि फुटबॉल खेलने के लिए या हमारा जो कौमी खेल है हॉकी, उसको खेलने के लिए हमको कहीं भी नहीं खेल सकते। उसको खेलने के लिए क्या होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। क्रिकेट तो कहीं भी खेल सकते हो, गली में, मोहल्लों में, कहीं भी। जैम इज कंप्लीटली फ्री, easy to install Apache distribution containing MariaDB PHP Perl. The XAMPP open source package has been set up to be incredibly easy to install and to use. सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना Apache फ्रेंड्स की तरफ से हमें ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है। और तो इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है, हम इसको सिंपल इंस्टॉल करके यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे ये आपका डैशबोर्ड है, ये आपका एडमिन पैनल है। अब इसमें जाके हमने यहाँ पे देखो न्यू लिखा हुआ है, और न्यू के बाद हमारे पास यहाँ पे ये बहुत सारे डेटाबेस बने हुए हैं। हम ये ऑलरेडी जिसने बनाए हुए होंगे उनके बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे लॉयर, तो मैं अगर प्लस पे क्लिक करूंगा इस, तो यहाँ पे मेरे पास ये डेटाबेस बने हुए हैं। लॉयर इनका डेटाबेस है, और लॉयर के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये बने हुए हैं टेबल्स। क्या बने हुए हैं, अगर मैं किसी रजिस्टर केस पे क्लिक करूं तो रजिस्टर केस पे क्लिक करने पे मेरे पास यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, और टेबल के अंदर लॉयर आईडी और कस्टमर आईडी, और यहाँ पे ये बना हुआ टेबल, ये देखो ये रहा। स्ट्रक्चर पे आ जाऊं तो मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर पे जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे इसमें 2 टेबल बने हुए हैं इस लॉयर की डेटाबेस के अंदर। यानी कि डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस के बाद हम उसमें टेबल बनाएंगे। अभी घबराने की बात नहीं है, अभी हमने सिर्फ एडमिन ओपन किया। मैं पीएचपी में एडमिन दोबारा चलता हूँ ताकि आप लोग डरो मत। तो अब मैं अपनी स्लाइड पे दोबारा आऊंगा। मेरी स्लाइड कहाँ गई बच्चों? अच्छा देखो, तो मैंने आपको अभी यहीं पर दिखाया है कि अब हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद अपना देखो मैंने यहाँ लिखा लोकल होस्ट डैशबोर्ड। ठीक है, और डैशबोर्ड से मैं किस पे आऊंगा, तो मैंने डायरेक्टली आपको पीएचपी माई एडमिन पे लेके गया हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको पीएचपी माई एडमिन लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा और आपको ये वाला इंटरफेस नजर आएगा जैसे लोकल होस्ट। लेकिन लोकल होस्ट आप जो है ना अपना कभी पोर्ट नहीं भी गिवन हो तो डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। लेकिन आपको क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं, तो आपको पोर्ट गिवन दी जाएगी, तो आप अपने लोकल होस्ट के साथ पोर्ट भी लिखोगे, फिर लिखोगे पीएचपी माई एडमिन, तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और ये वाला इंटरफेस आपको दिखाएगा। बात क्लियर हो गई? इतना काम करने। अब जैम, कोई पूछे जैम क्या है, जैम क्यों इस्तेमाल करना है,
तो आप बता देना भाई XAMPP हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये एक सर्वर है हमें, ठीक है भाई। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, अब हम अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे। सिंपल है, आप फटाफट चलते हैं टाइम को जाया किए बगैर। यहाँ पे चेक करते हैं कि हम यहाँ पे जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो न्यू पे हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेस बने हुए जो किसी ना किसी ने बनाए हुए होंगे। हम फटाफट आएंगे और डेटाबेस नेम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और एक नेम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बनाते हैं STUDENTS, स्टूडेंट्स के नाम से। डेटाबेस है तो हम एक ओवरऑल पेरेंट डायरेक्टरी को इस्तेमाल करेंगे, उसमें स्टूडेंट, क्लास और ये बना सकते हैं। तो बेहतर है कि हम जब डेटाबेस बना रहे हैं तो डेटाबेस का नाम हम एक ऐसा रखें, जैसे कि अब जैसे एप्टेक है ना, एप्टेक के अंदर मजीद आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास बहुत सारे जो है ना पैरामीटर मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे आके एप्टेक के नाम से बनाते हैं। और मैंने यहाँ पे भाई मेरा एक डेटाबेस बनाऊं, क्रिएट डेटाबेस, और मैंने यहाँ पे आके एक ये हमारे पास करेक्टर सेट है। अच्छा भाई, अब ये हमने एप्टेक के नाम से डेटाबेस बनाया, और ये हमारे पास करेक्टर सेट होते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे जब हम आते हैं और ये हमने देखो क्रिएट डेटाबेस हमने क्रिएट किया, और स्टूडेंट्स के नाम से। अच्छा, इतना काम करने के बाद हम अब यहाँ पे आपको बताता है कि टेबल का सिनेरियो क्या होता है, हाउ टू क्रिएट एसक्यूएल टेबल। अब हम यहाँ पे अपनी एसक्यूएल समझने जा रहे हैं, एसक्यूएल पढ़ने जा रहे हैं, और ये एक टेबल का सिनेरियो है। फटाफट आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा गाइस, जब भी हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो टेबल में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। प्लीज इसको बहुत अहमियत तरकीब से समझना, ये आपकी बेस है। क्या है? बेस है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप एक टेबल बनाते हो तो टेबल में ये तमाम चीजें होती हैं। एक तो होता है टेबल का नाम, जो रेड से लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना। अच्छा भाई, एक होता है कॉलम का नाम, और कॉलम की डेटा टाइप्स। आपको पता है कि जब हम जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या वो एक स्ट्रिंग है, या वो एक नंबर है, या वो एक फ्लोट है, या वो एक जो है ना न्यूमेरिक डिजिट है, या वो एक डेट है, भाई क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें होती हैं भाई। एक हमारे पास टेबल का नाम है, कॉलम का नाम है, और एक कॉलम की डेटा टाइप है। अच्छा भाई, यहाँ पे जैसे बताया गया है कि जो नेम है वो स्ट्रिंग है, जो एज है वो एक न्यूमेरिक डेटा है, और जो जेंडर है वो क्या है? स्ट्रिंग है। मेल फीमेल, मेल फीमेल, सिंपल है। तो हम यहाँ पे आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद ये हमारी एक छोटी सी एसक्यूएल क्यूरी है जो हम लिखेंगे एक टेबल को क्रिएट करने के लिए। क्या लिखा हुआ है? बहुत ही आसान होता है, जो आप बोलते हो वही होती है, यानी कि जो हम चाहते हैं हमारी ह्यूमन लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। क्रिएट टेबल, क्रिएट एक कीवर्ड है जो कि क्रिएट करता है टेबल, टेबल टेबल क्रिएट करना है मुझे। अब आगे इसका टेबल का नाम आता है, टेबल का नाम आप जो भी रखना चाहो तो टेबल का नाम आ जाएगा, और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम अपनी तमाम कॉलम को डिफाइन करते हैं। कॉलम 1 उसकी टाइप, कॉलम 2 उसकी टाइप, कॉलम 3 उसकी टाइप। यानी कि कॉलम 1 का मतलब होगा कि कॉलम 1 की जगह में लिखूंगा नेम, और नेम के आगे लिखूंगा क्या? स्ट्रिंग। फिर नीचे आके मैं लिखूंगा एज, और उसके आगे मैं लिखूंगा इंटीजर या जो भी इनकी नंबर होता है, नंबर होता है या जो भी होगा न्यूमेरिक। फिर मैं लिखूंगा जेंडर, जेंडर के आगे क्या लिखूंगा? स्ट्रिंग। तो मेरे पास इसके अंदर मुझे ये लिखना पड़ेगा। ये एक टेबल को क्रिएट करने का तरकीब है एसक्यूएल की हेल्प से। सिंपल है। तो अब मैं आगे आऊंगा, और आगे आने के बाद मैं यहाँ बताऊंगा कि भाई मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट जो तरकीब है, जो डेटा टाइप है, वो ये तीन किस्म की हैं। कौन कौन सी हैं? आपको पता है सर, ये तो बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे दिमाग में रच बस गई है कि भी हमारे पास जो डेटा टाइप्स होती हैं वो स्ट्रिंग होती है, वो न्यूमेरिक होती है। लेकिन एक नई आई है, वो क्या है? डेट एंड टाइम। आपने जावास्क्रिप्ट में जो है ना ये डेटा टाइप तो नहीं पढ़ी थी। जावास्क्रिप्ट में तो हमारे पास स्ट्रिंग और नंबर ही होते हैं। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम, क्योंकि आपको पता है कि डेटा है, आपको किसी की किसी की कोई बर्थडे या कोई डेटा अगर सेव कराना है इस तरह का, तो आपको जो है ना यहाँ पे डेट और टाइम की जरूरत भी पड़ सकती है। तो फिर हमारे पास गाइस ये हमारे पास कुछ इस तरह के मामलात हैं, लेकिन अभी मैं इन पे नहीं जा रहा, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब हमने करना क्या होता है गाइस, हमने यहाँ पे ये करना होता है कि हम अपना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसमें टेबल क्रिएट करते हैं, और टेबल के अंदर जाके ये वाली कमांड चलाते हैं, और इस कमांड को चलाने के बाद हमारा टेबल इस तरह बन के आ जाता है। अब मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि इसका क्या मामलात होंगे। तो भाई देखो, मैं आपके सामने यहाँ पे आ गया, और मैं न्यू पे आ जाऊंगा। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किस नाम से डेटाबेस बनाया था? एपटेक के नाम से। ये एपटेक के नाम से।
अब देखो अभी मैं आपको फ्रंट एंड की बात नहीं करवा रहा, क्योंकि हम अपना जो काम है वो फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको बोला टेबल का नाम लिखो, मैंने यहाँ पे STUDENTS स्टूडेंट्स के नाम से क्या बनाया, और उसमें कितने कॉलम रखने हैं आप बता दो, 4 कॉलम, 3 कॉलम, 5 कॉलम। ठीक है भाई, मैंने कहा यहाँ पे मुझे अभी 3 कॉलम रखने हैं, और यहाँ में क्या कर दूंगा, क्रिएट। ये एक आप इन्होंने आपको एक फ्रंट एंड बना के दिया हुआ है आपकी आसानी के लिए। फिर मैं बोलूंगा भाई, अब वो बोलेगा कि आप अपने टेबल का क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। पहले मैंने बोला भाई, पहले मुझे यहाँ पे नेम लिखना है, फिर मुझे यहाँ पे क्लास लिखनी है। मैंने यहाँ पे पहले उसको आईडी कर दिया, स्टूडेंट आईडी, फिर मैंने यहाँ पे उसका नेम कर दिया, फिर मैंने उसके यहाँ पे जेंडर रख दिया। अब यहाँ पे मुझे आके उसकी टाइप चेंज करनी होती है, इंटीजर। अब इंटीजर के बाद आप लोग देखो कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं, वारचार, टेक्स्ट, डेट, न्यूमेरिक। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे यही वाली डेटा टाइप है जो हमें यहाँ पे दे रहा है। आपको पहले बता रहा हूँ कि देखो इंटीजर है, वारचार का मतलब क्या होगा गाइस, जरा पढ़ना क्या लिखा हुआ है, अगर छोटा लिखा लेकिन तुम लोग को नजर आ जाना चाहिए। हाँ वेरिएबल लेंथ होता है, मैक्सिमम साइज। हाँ अभी सेलेक्ट कर देना, अभी वाला सेलेक्ट कर दो। वारचार का मतलब ये होता है कि वेरिएबल प्लस कैरेक्टर दोनों चीजों का इनपुट लिया जाएगा। फिर हमारे पास एक टेक्स्ट है, फिर हमारे पास डेट है, न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर, इंटीजर, बिग इंटीजर, डेसिमल, फ्लोट, डबल, रियल, बिट, ये तमाम आ रही हैं। डेट एंड टाइम में हमारे पास ये तमाम आ रहे हैं, और स्ट्रिंग में ये तमाम आ रहे हैं। यानी कि जितनी टाइप मैंने आपको बताई उनके अंदर भी स्पेशल भी आ रहा है और जेसन डेटा भी आ रहा है। यानी कि हमारे पास हर किस्म की टाइप को लिया जा रहा है और चेक किया जा रहा है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर करूंगा और नेम के अंदर यहाँ पे आके मैं इसको टेक्स्ट या वाउचर कर सकता हूँ, लेकिन रिकमेंडेड है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल प्लस करेक्टर लेते हैं, और यहाँ भी हम वेरिएबल प्लस करेक्टर लेते हैं। इतना काम करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। जब मैं सेव करता हूँ तो प्लीज एंटर अ वैलिड लेंथ, यानी कि अब वो मुझे बोल रहा है कि लोकल होस्ट 88 सेज एरर दिखा रहा है कि भाई देखो तुमने यहाँ पे इंटीजर की लेंथ तो डिफाइन नहीं, क्योंकि जब मैं वाउचर सेलेक्ट करता हूँ गाइस तो यहाँ पे वो बताता है कि आपकी जो लेंथ है वो 0 से लेके 65,535 है। यानी कि आपको अपने जो करेक्टर आने वाला है, जो वेरिएबल आने वाला है, उसको क्या करना है, लिमिट को बताना है। यानी कि मैं यहाँ बोलूं कि मेरी लिमिट जो है वो 255 है, बाय डिफॉल्ट हम ये दे रहे होते हैं। ठीक है भाई, इतने में हमारा जो करेक्टर है वो क्या हो जाता है, समूह हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे आऊं, फिर मैं सेव पे क्लिक करूं, और सेव पे क्लिक करने पे मुझे यहाँ पे नजर आएगा कि मेरे पास अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। एपटेक के अंदर एक क्या बन चुका है, स्टूडेंट बन चुका है। और जब मैं स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ गाइस तो यहाँ पे मेरे पास आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आईडी, नेम, जेंडर, इसके नीचे कोई डेटा क्यों नहीं है, क्योंकि तो अभी हमने सिर्फ कॉलम बनाए हैं। सही है भाई। और अगर मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करूं, स्ट्रक्चर पे क्लिक करने मुझे नजर आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि आईडी, नेम, जेंडर, उसकी वार्ड क्या है, जो हमने रखा था वो हमें यहाँ पे नजर आ जाता है। अब इसके बाद आता है एसक्यूएल। गाइस ये एसक्यूएल हमें यहाँ पे एक प्रोवाइड करता है इंटरफेस, जहां पे मैं अपनी तमाम क्या चलाता हूँ, क्यूरीज चलाता हूँ, जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। बात समझ आ रही है? हम सीखे क्यों, हम वहीं से कर लें डायरेक्ट। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है कि हम ये फ्रंट एंड को सीखें या इस्तेमाल करें, क्योंकि इतना अच्छा फ्रंट एंड है, हमें हर चीज बता रहा है। क्योंकि जब आप अपना पीएचपी पे काम कर रहे होगे और पीएचपी पे काम करोगे तो आपको वहां पे वो क्यूरीज लिखनी है, और वो क्यूरीज ही आपकी रन होंगी। फ्रंट एंड से तो मतलब ये है कि डेटाबेस बना लो और जो है ना इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हो। लेकिन जब आप सोचो, जब आप अपना बैकएंड बनाओगे और वहां पे कोई डेटा ऐड करना होगा तो वहां पे आपने VS कोड में जाके क्यूरीज लिखोगे। और हमारे पास हम क्यूरीज ही चलाते हैं, क्यूरीज ही पूछी जाती है इंटरव्यू के अंदर हमारे पास। यानी कि जब आप पीएचपी का कोड लिख रहे होगे ना, तो जैसे यहाँ से मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, डेटाबेस बना रहा हूँ, वहां पे हमें कैसे पता लगेगा, वहां पे हमें कोड लिखना पड़ेगा, क्यूरी लिखनी पड़ेगी। वो क्यूरी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो अब हम न्यू पे चलते हैं, और अभी मैंने जो तमाम डेटाबेस जो बनाए थे उसको मैं छोड़ रहा हूं, और मैं न्यू पे जाने के बाद मैं किस पे आ जाऊंगा, डायरेक्टली एसक्यूएल पे आ जाऊंगा। यानी कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने न्यू पे आके किस पे क्लिक कर देना है, एसक्यूएल। अब एसक्यूएल का काम हमारा शुरू हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको बंद कर दूं, ऐसे करके। देखो इसको ऐसे करके करूंगा तो क्लिक हो जाएगा, इसको गेट बंद करूंगा तो गेट क्या हो जाएगा, रन एसक्यूएल क्यूरी और क्यूरीज ऑन द सर्वर।
ये मेरा सर्वर है, इसका ये पोर्ट है और इस पे ये मेरा क्यूरी चल रही है और इसने हमें ये सर्वर प्रोवाइड किया है। ठीक है भाई, ये हमारे पास सर्वर है और सर्वर की कुछ जनरल सेटिंग्स हैं। हम देख सकते हैं कि देखो हमारे पास यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा करूँ, सर्वर है और 127.0.0.1 via TCP IP। ठीक है भाई, ये एक प्रोटोकॉल है। सर्वर टाइप जो है वो मारिया डीबी है। सर्वर कनेक्शन जो है वो SSL इज नॉट बीइंग यूज्ड। ठीक है भाई, सर्वर वर्जन आपको बताया जा रहा है, प्रोटोकॉल वर्जन आपको बताया जा रहा है, यूजर बाय डिफॉल्ट हमारा लोकल होस्ट होता है। सिंपल बात समझ आ रही है, ये एक वेब सर्वर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है भाई, और ये वाले मामलात हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं एसक्यूएल पे चलूंगा क्योंकि अभी तक हमने डेटाबेस भी क्रिएट नहीं किया। तो पहले हम जो कमांड चलाएंगे वो किसकी चलाएंगे, क्रिएट डेटाबेस की। जब भी कोई चीज हमें क्रिएट करनी होती है, सबसे पहला काम, सबसे पहली बुनियाद सी क्रिएट लिखूंगा। तो यहाँ पे हमें वो दे रहा होगा रिकमेंडेशन, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट लिखा और क्रिएट के बाद में लिखूंगा क्या कहते हैं, डेटाबेस। और डेटाबेस के बाद में डेटाबेस का नाम लिखूंगा। डेटाबेस का नाम क्या लिखना चाहता हूँ भाई मैं, एपटेक तो ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ FTCH एपटेक और एपटेक लिखने के बाद मैं नीचे आऊंगा और मैं उसको बोलूंगा भाई देखो एक काम करें, आप गो कर दें। गो का मतलब है चलो। तो जैसे ही मैं गो करूंगा तो मुझे एरर देगा, क्रिएट डेटाबेस एपटेक कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस इस तरह आपका क्या आएगा, एक एरर आएगा। क्या आएगा, नीचे आओगे तो एरर आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो आपने क्यूरी ये चलाई है और क्यूरी आपके नीचे ली क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है। तो अब मैं यहाँ पे आके एपटेक की जगह पे क्या कर दूंगा, एपटेक की जगह पे हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ UIT। UIT कोड प्लस पॉइंट, COD कोड PLUS प्लस POINT, बहुत लंबा नाम हो जाएगा, कोड प्लस पॉइंट, लेकिन खैर है। ठीक है, और ओके ओके सर, कोड प्लस पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके मैं गो पे क्लिक कर दूंगा और गो पे क्लिक करने पे मेरे पास क्या हो जाएगा, MySQL रिटर्न एम्प्टी। जब मेरे पास एक सक्सेसफुल कमांड चल जाएगी तो सक्सेसफुल कमांड इस तरह चल रही होगी, यानी कि एरर भी दिखा दिया आपको और एरर भी दिखा दिया मैंने आपको, और आपको ये भी दिखा दिया कि आपका जो है ना जब सक्सेसफुल चल जाएगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो शो क्यूरी बॉक्स पे क्लिक करने पे मैं दोबारा अपने किस पे आ जाऊंगा, क्यूरी बॉक्स पे आ जाऊंगा। अच्छा मेरी बात समझना गाइस, जब मैं अपने डेटाबेस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कोड प्लस पॉइंट के नाम से क्या बन जाएगा, एक डेटाबेस बन जाएगा, एक फोल्डर नजर आएगा, लेकिन ये डेटाबेस होगा। लेकिन जंप टू डेटाबेस है ना, तो अब मैं इस पे जंप कर जाऊंगा और जंप करने के बाद दोबारा मैं किस पे चलूंगा। अब यहाँ पे आके आप देखना जरा, यहाँ पे आपको लिखा जाएगा रन एसक्यूएल क्यूरीज ऑन डेटाबेस। पहले वो डायरेक्टली ओपन सर्वर पे चला रहा था, अब ओपन सर्वर पे आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया तो आपने डेटाबेस पे जंप करके अब आप यहाँ पे चलाओगे। सबसे पहले हम क्यूरी चलाएंगे अपने टेबल को क्रिएट करने की, प्लीज आखिरी है फिर आप लोगों को प्रैक्टिस का टाइम दूंगा मैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे और लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम STUDENTS स्टूडेंट्स। सही है भाई, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आके मैं एक राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं आ जाऊंगा। और राउंड ब्रैकेट के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे जब तक एरर दिखाएगा, एरर मुझे इस तरह दिखाएगा कुछ, अ सिंबल नेम वाज एक्सपेक्टेड। और अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे चलने के बाद जल्दी से लिखते हैं भाई मुझे यहाँ पे आईडी चाहिए, आईडी। और यहाँ पे मैं इंटीजर लिख दूंगा और फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, नीचे आऊंगा। फिर मैंने यहाँ पे नेम लिखा और नेम मैंने दे दिया यहाँ पे VAR और CHAR वारचार। देखो जब मैंने ठीक है तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैं नीचे आ गया, मैंने यहाँ पे दिया GENDER जेंडर, और जेंडर ही मैंने क्या दे दिया, वार CHAR वारचार। फिर मैंने यहाँ पे एज दे दी और एज को मैंने इंटीजर कर दिया। तो यहाँ पे देखो अगर ये ठीक होगा तो मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं मिल रहा होगा। ये छोटी सी क्यूरी जो मैंने लिखी है ये मेरा एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करके देगी मुझे। और अगर मैं गो पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे जो है ना ये एरर दे रहा है और बोल रहा है कि भाई आप गलती कर रहे हो, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कोरस्पॉन्ड टू MariaDB सर्वर। क्योंकि हम कौन सा सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, वर्जन फॉर द राइट सिंटेक्स टू यूज नेयर जेंडर वारचार गेट। ये बोल रहे कि आपने ये कॉमा का गलत इस्तेमाल किया है। हाँ भाई क्या गलती है, तो हमसे शायद कोई गलती हुई है और हम एक दफा चेक कर लेते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है। अगर हम इसको चेक करें
देखा तो सेमीकोलन लगाया। तो यहाँ पे हमें एंड में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा और हमने इसमें आके यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और अब चेक करते हैं कि क्या, हाँ वो लास्ट है, शायद उसमें ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है, शायद नहीं, ऐसा ही है। अगर मैं गो पे क्लिक करूं तो गो पे क्लिक करने पे मेरे पास यहाँ पे दोबारा एरर मुझे फील हो रहा है। उसकी लेंथ वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं, हमने गलती भी की है, मैं आपको बताता हूँ क्या गलती है, और बहुत बड़ी गलती है कि हमने यहाँ पे जो है ना उसको लेंथ प्रोवाइड नहीं की। तो मैं var चार्ट में एक ब्रैकेट बनाऊंगा और var चार्ट में एक ब्रैकेट बनाऊंगा और ब्रैकेट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको 255, वो एरर आ रहा था वहां पे 255 मैंने यहाँ पे इसकी जो है ना लिमिट दे दी और अब मैं इसको करता हूँ रन। अच्छा, इंटीजर की लिमिट जो होती है वो 11 होती है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपको वाउचर की क्या करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। वाउचर की क्या करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। हाँ बढ़ा सकते हैं, अभी दिखाता हूँ। फिर मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो गो पे क्लिक करने पे यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। तो मैं अगर शो क्यूरी बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो मैं दोबारा अपनी क्यूरी पे चले जाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ पीछे और अपने जो है ना डेटाबेस पे क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, एक स्टूडेंट नामी डेटाबेस बन जाएगा। और जब मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा तो स्टूडेंट के अंदर मेरे पास आईडी, नेम, जेंडर, और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा तो जो मैंने यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है उसने 11। अच्छा हुआ गलती से ही पता लगता है कि हमारे पास क्या गलती आएगी कि हमें वाउचर के साथ क्या करना पड़ेगा, लेंथ देनी पड़ेगी। अब मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकता हूँ और आप लोग फटाफट इसकी प्रैक्टिस करो, फिर हम फौरन आगे चलते हैं। आगे डेटाबेस में टेबल में कैसे चीजें इंसर्ट करवानी है, डिलीट करवानी है, अपडेट करवानी है, उनकी कमांड क्या है वो हम समझते हैं। जी सर, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ।